गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हमारी इस वीडियो क्लास में रेलवे बोर्ड के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक संस्थाओं के इस पेपर में रेलवे बोर्ड एक महत्वपूर्ण यूनिट है। आपके सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण है तथा आपके अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारतीय रेलवे उपक्रम अपने कार्मिक वर्ग की संख्या, विनियोजित पूंजी, कार्यकरण, विस्तार आदि की दृष्टि से देश का एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा लोक उपक्रम है। भारतीय रेल भारत में व्यवस्थित यातायात का एक प्रमुख साधन है। यह एशिया की सबसे बड़ी है और अमेरिका, रसिया, कनाडा के पश्चात विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। ये देश का एक ऐसा सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है जिसमें लाखों की संख्या में कार्मिक लगे हुए हैं। हजारों रेलगाड़ियाँ और हजारों मालगाड़ियाँ दिन भर में अपनी गतिविधियों का संचालन करती हैं। भारत में रेलवे गतिविधियों का संचालन एक रेलवे मंत्रालय द्वारा होता है, जिसके शीर्ष पर रेल मंत्री, उसका राजनीतिक अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए रेल राज्य मंत्री भी होता है। पहले सहायता के लिए उप मंत्री भी नियुक्त कर दिए जाते थे, आजकल तो नहीं करते। मंत्रालय के इस राजनीतिक व नीति निर्माता स्तर से नीचे विभागीय पद्धति पर गठित इस लोक उपक्रम का प्रबंध एक उच्च स्तरीय प्रबंध मंडल द्वारा किया जाता है, जिसे रेलवे बोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो उसी रेलवे बोर्ड का हमें अध्ययन करना है। वर्तमान में भारतीय रेलों का प्रशासन केंद्र सरकार की इन्हीं दोनों इकाइयों रेल मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड के द्वारा हो रहा है। व्यवहार में दोनों इकाइयाँ एक ही है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। रेलवे बोर्ड वह सर्वोच्च सत्ता है जो रेल के प्रशासनिक देखभाल, प्रबंध, उनका निर्देशन करता है। रेल मंत्रालय के रूप में कार्य करते हुए ये भारतीय रेलों के नियमन, संचालन, संरक्षण तथा निर्माण की नीति के निरूपण के लिए उत्तरदायी है। हम संक्षेप में देखते हैं कि भारत में रेलें कैसे आरंभ हुई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो भारत में रेलों का आरंभ ये जानने के लिए इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें देखनी होगी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में सन 1853 में 1853 में मुंबई से ठाणे, आज का जो मुंबई है उस समय बम्बई कहलाता था, तो बम्बई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तथा 1854 में 1854 में हावड़ा एवं हुगली के बीच दूसरी रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति के कारण अंग्रेजों ने रेल परिवहन का देश भर में जाल बिछाना शुरू किया। स्वतंत्रता के समय भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित 54,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन थी, जिसमें स्वतंत्रता के बाद हमने कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं की है। मुश्किल से 30-35% हमने उसके बाद से इसमें वृद्धि की है। 1901 में नियुक्त रॉबर्टसन कमेटी ने 1903 में सिफारिश की थी कि भारत में रेलवे के संचालन के लिए एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की जाए। समिति की रिकमेंडेशन थी कि यदि भारत में रेलवे व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन करना है तो बोर्ड में ऐसे सदस्यों को लिया जाना चाहिए जिन्हें रेलवे के कार्यों का व्यवहारिक अनुभव हो, ज्ञान हो। रॉबर्टसन कमेटी की इसी सिफारिश को कार्य रूप देते हुए भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना कर दी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो ये 1905 में हुई। इस हेतु उन्होंने रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 बनाकर इसे वैधानिक आधार प्रदान किया। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि प्रारंभ में रेलवे बोर्ड की स्थापना के पूर्व जो रेलवे का संचालन का कार्य था वो केंद्रीय निर्माण विभाग की एक पृथक इकाई द्वारा किया जाता था, अर्थात जैसे PWD हम कहते हैं या CPWD, उनके द्वारा इसको देखा जाता था। उसमें संपूर्ण अधिकार प्रमुख अधिकारी के हाथों में केंद्रित थे। इस विभाग में 2 अन्य सदस्य भी थे, लेकिन उनकी कोई विशेष भूमिका नहीं थी। 1921 में रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन के लिए सिफारिश करने हेतु एक कमेटी की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की गई। इस समिति ने अपना जो प्रतिवेदन है उसमें कहा कि इसका नाम बोर्ड से बदलकर रेलवे आयोग रखा जाना चाहिए, जिसे रेलवे से संबंधित सभी प्रकार की नीतियां बनाने का अधिकार होना चाहिए। समिति की अनुशंसा थी कि आयोग में सर्वोच्च अधिकारी के रूप में एक आयुक्त कमिश्नर हो और उसकी सहायता के लिए 4 अन्य कमिश्नर हो। मुख्य आयुक्त को संपूर्ण तकनीकी मामलों तथा नीतियों इत्यादि के निर्माण में पूर्ण सहायता प्रदान की जानी चाहिए तथा अन्य 4 आयुक्तों में से एक वित्त आयुक्त होना चाहिए। समिति की सिफारिश को कि रेलवे बोर्ड का नाम बदलकर रेलवे आयोग कर दिया जाए ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, किंतु 1923 में रेलवे बोर्ड में समिति की सिफारिशों के अनुसार सांगठनिक सुधार अवश्य किए गए। एक रेलवे आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई, उसे समस्त नीतिगत और निर्णयात्मक मामलों में सर्वोच्च शक्तियाँ भी प्रदान की गई।
उसकी सहायता के लिए वित्त आयुक्त सहित अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई। बोर्ड के जो प्रशासनिक कामकाज के संचालन के लिए एक सचिव भी नियुक्त किया गया। इसी समिति ने यह सिफारिश की थी कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से पृथक कर दिया जाए, जिसे सरकार ने उस समय स्वीकार कर लिया। और तब से लेकर के अभी कुछ सालों पहले तक 2015-16 तक रेलवे का बजट भारत की संसद में सामान्य बजट से पूर्व पृथक प्रस्तुत किया जाता रहा है। वर्तमान में तो रेलवे बजट को पुनः सामान्य बजट में मिला दिया गया है। तो इन सुधारों के पूर्व तक रेलवे बोर्ड के सर्वोच्च अधिकारी को प्रेसिडेंट ऑफ रेलवे बोर्ड कहा जाता था। इसके बाद भी रेलवे बोर्ड के संगठन में यत्र तत्र छोटे मोटे परिवर्तन होते रहे। तो 1938 में भारत सरकार ने एक नए विभाग का गठन कर दिया, जिसे संचार विभाग नाम दिया गया और रेलवे बोर्ड की प्रशासनिक दृष्टि से इसी विभाग के अंतर्गत रख दिया गया। संचार विभाग के सचिव को रेलवे बोर्ड का पदेन सदस्य बना दिया गया। 42 में एक द्रुत यातायात विभाग की स्थापना की गई। तो कहने का अभिप्राय है कि इसमें धीरे धीरे इसके स्टाफ में वृद्धि होती रही, इसके कर्मचारियों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि देखी गई है। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हो गया और 1951 में रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया। अप्रैल 1951 में रेलवे आयुक्त का पद खत्म कर दिया गया और उसे चेयरमैन रेलवे बोर्ड का नाम दे दिया गया। इसे बोर्ड का वरिष्ठतम कार्यात्मक सदस्य भी बनाया गया। इस पुनर्गठित बोर्ड में 3 कार्यात्मक सदस्य रखे गए। उस समय रेलवे मंत्री को अभी भी बोर्ड को प्रशासनिक नियंत्रण का दायित्व दिया गया। रेल मिनिस्टर से ये अपेक्षा की जाने लग गई कि वह क्रियात्मक सदस्यों में उचित समन्वय स्थापित करेगा और मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो इस तरह से हमने उसका बैकग्राउंड देखा है। उस समय की व्यवस्था आज भी लगभग उसी रूप में चली आ रही है, कुछ एक परिवर्तनों के साथ में। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि रेलवे बोर्ड के क्या क्या कार्य हैं, किस तरह से ये रेलवे का भारत में संचालन संपादन करता है। धन्यवाद।